Good morning, everybody. How are you? We hope you all are okay. तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस लेकर के आए हैं हमारे क्लासरूम में। तो 7th क्लास की सोशल साइंस का यूनिट नंबर 2 हम रीड करेंगे ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारे आसपास का जिस लोकेलिटी के बीच में हम रहते हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो सोशल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो जो भी परिस्थितियां हैं हमारे आसपास वो सब क्या कहलाती है? एनवायरनमेंट कहलाती है। तो इस चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्टली हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, सेकेंडली ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, एंड थर्ड हमारे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं हमारा एनवायरनमेंट। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 54 एंड चैप्टर नंबर 9। ओके, आवर एनवायरनमेंट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नेचुरल सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरेक्शन बनाता है, यानी अंतर संबंध बनाता है किस किस के बीच में? नेचुरल सिस्टम और सोशल सिस्टम के बीच में। ठीक है, आवर ह्यूमन नीड्स आर डिपेंडेंट ऑन द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट विच इज़ गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ सॉवरेन इम्यूटेबल लॉज। हमारी जो ह्यूमन नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे बायोफिजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, जो कि एक सॉवरेन इम्यूटेबल लॉज के द्वारा या अपरिवर्तनीय नियमों के द्वारा नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। दिस विल इनेबल टू मेक अ रेशनल एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एनवायरनमेंट रिसोर्सेज फॉर सूटेबल डेवलपमेंट। और ये इनेबल बनाती है हमारे एनवायरनमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमारे डेवलपमेंट करने के अनुकूल बनाती हैं। ये लॉज जो हमारे नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट वो कहाँ से लिया गया है। द वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका कि एनवायरन मीन्स सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास का वातावरण, एंड मेंट मीन्स द एक्शन, क्रिया। द टर्म एनवायरनमेंट एटमोलॉजिकली मीन्स सराउंडिंग्स। जो एनवायरनमेंट का जो मीनिंग है उसका अर्थ क्या है? हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास। ज्योग्राफी डील्स विद द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में। इट आल्सो स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। और इसमें हम स्टडी कर सकते हैं किस किस के बारे में? ह्यूमन बींग और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के बारे में। किसके अंदर? ज्योग्राफी के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। किस आधार पर? इसके ओरिजिन के आधार पर, इसके उद्भव के आधार पर। द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, नेचुरल एलिमेंट एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट्स। ज्योग्राफी में जो एलिमेंट हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाइड किए गए हैं एनवायरनमेंट के। वो 2 टाइप से किए गए हैं। एक तो नेचुरल एलिमेंट होते हैं एनवायरनमेंट में और एक ह्यूमन मेड एलिमेंट्स होते हैं। तो 2 टाइप्स के एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स
बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। नेचुरल एनवायरनमेंट में एक तो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, while abiotic environment consists of physical component of environment, namely air, water, land। अब आप समझिए इसको कि बायोटिक एनवायरनमेंट में तो क्या क्या आते हैं, नेचुरल थिंग्स आती है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जबकि अबायोटिक एनवायरनमेंट में जो कॉन्सेप्ट है वो है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें कि कुछ नेचुरल जो चीज़ें हैं, एयर है, वाटर है और लैंड है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज़ और हमारी क्रिएशंस को रेफर करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि आदमी क्या करता है और किस तरह की प्रतिक्रिया करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम रीड करते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द 4 मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ। नेचुरल एनवायरनमेंट में 4 मेन डोमेन्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं अर्थ के। अर्थ में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, उसके 4 पार्ट्स हैं। वो हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इनको हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर आप समझना चाहें। लिथोस्फेयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड बायोस्फेयर जैवमंडल। ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना बेटा, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब उसमें सबसे पहले हम रीड करते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो सॉलिड क्रस्ट है, रॉक्स का बना हुआ, चट्टानों से बना हुआ, वो क्या करता है, हमारी अर्थ का सरफेस बनाता है, और इसी अर्थ के सरफेस को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स और स्टोन्स। लिथो का मीन्स क्या है, रॉक्स या स्टोन्स, एंड स्फेयर मीन्स डोमेन, और स्फेयर का मीन्स वो क्षेत्र या वो भाग। सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉकस्फेयर। इसलिए हम लिथोस्फेयर को रॉकस्फेयर के नाम से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिथोस्फेयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फेयर की जो एवरेज थिकनेस है, एवरेज मोटाई है, वो कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर है हमारे अर्थ के लिथोस्फेयर की। द एवरेज थिकनेस इज मोर इन द कॉन्टिनेंट्स एज कम्पेयर टू द ओशियन, और ओशियन के कंपेयर में की जाती है। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के कंपेयर में इसकी मोटाई मापी जाती है। वी लिव ऑन दिस हार्ड आउटर शेल ऑफ द अर्थ, और हम लिथोस्फेयर की जो सबसे आउटर शेल है, सबसे बाहरी जो परत है, उसके ऊपर रहते हैं। ऑल विजिबल लैंडफॉर्म्स विच इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एट्सेट्रा आर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। जितने भी विजिबल लैंडफॉर्म्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर के, जिसमें माउंटेन्स भी आते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स एट्सेट्रा, रिवर्स एट्सेट्रा, ये सब लिथोस्फेयर के पार्ट्स होते हैं। रिवर्स नहीं आती, रिवर्स अलग होती हैं। लिथोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग। लिथोस्फेयर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब कैसे होता है? पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई आल्सो कम्स फ्रॉम दिस स्फेयर ओनली। हम लोग केवल इस पर रहते ही नहीं हैं, हम लोग केवल इस पर अपने घर ही नहीं बनाते, बल्कि जितना भी फूड सप्लाई होता है वो इस स्फेयर पर ही होता है, इस क्षेत्र में ही होता है, लिथोस्फेयर में भी। हम जितनी भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सब लिथोस्फेयर में ही की जाती है। तो ठीक है, समझ में आया आपको लिथोस्फेयर? अब हम चलते हैं आगे हाइड्रोस्फेयर पे। द हाइड्रोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। हाइड्रोस्फेयर कौन सा क्षेत्र है हमारा, कौन सा एरिया है जो कि अर्थ सरफेस का जो
पानी से कवर एरिया है वो हाइड्रोस्फीयर का होता है, जिसमें रिवर्स आती हैं, लेक्स आती हैं, सीज एंड ओशियंस आते हैं इस स्फीयर में। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर होता है। कॉन्टिनेंट्स आर लाइक वास्ट आइलैंड्स फ्लोटिंग इन द ओशियन। ऑन द अदर हैंड ओशियन आर द मेजर लिंक्स। कॉन्टिनेंट्स जो हैं जैसे कि बड़े बड़े आइलैंड्स हैं वो ओशियन पर फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ओशंस जो हैं वो मेजर लिंक्स होते हैं इनके। बिटवीन लैंड मासेज वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ एंड इज़ वेरी क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइव। जो बड़े बड़े लैंड मासेज हैं वाटर के अंदर, तो वाटर क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारी अर्थ की लाइफ को, और ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। क्या है हमारी सर्वाइव के लिए आवश्यक? वाटर। बिसाइड्स दूसरी तरफ वाटर हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट्स ऑफ राइन नियर कोस्ट। वाटर क्या करता है, जो नियर कोस्ट यानी समुद्री इलाके के आसपास का, ओशंस के आसपास का जो क्लाइमेट है उसको बड़ा मॉडरेट करता है, इफेक्ट करता है उसको। ओशन प्रोवाइड अस फूड। ओशंस हमें क्या देते हैं? फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे लाइक फिश एंड मिनरल्स। कुछ मिनरल्स भी हमें मिलते हैं इनसे। इवन द सी बेड, और सी बेड पर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स ऑयल एंड गैसेज आर फाउंड। जो समुद्र की सतह होती है उस पर हमें बहुत सारे डिपॉजिट्स के रूप में मिनरल्स, ऑयल्स मिलते हैं, और कई तरह की गैसेज भी सी बेड्स में पाई जाती है। ओके, तो हाइड्रोस्फीयर भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना लिथोस्फीयर। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर एटमॉस्फेयर। द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ के ऊपर सराउंड है, एयर का जो एनवलप, हवा का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट एग्जैक्ट थिकनेस इज़ अननोन। इसकी जो एग्जैक्ट थिकनेस है, वास्तविक जो मोटाई है वो कितनी है, ये अभी जानी नहीं गई है। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड है। द एटमॉस्फेयर कंटेंस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और एटमॉस्फेयर हमें क्या क्या देता है? लाइफ गिविंग गैसेस देता है, जैसे ऑक्सीजन देता है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स को क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये सब गैसेस हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती है। मोर टू नो, कुछ जानने के लिए भी एक ब्रैकेट में दिया हुआ है आपके। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करने के लिए हमारे यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि हम हमारी अर्थ की संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर सकें। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर क्या करता है? सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज है, हानिकारक किरणें हैं, उनको अर्थ पर पहुंचने से पहले ही रोक लेता है। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। और एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करता है दिन और रात में। ओके, द चेंजेस इन वेदर, हमारे वेदर का जो चेंज होता रहता है हमारा वेदर, तो और क्लाइमेट आर आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे एटमॉस्फेयर की होती है, हमारे क्लाइमेट, हमारे वेदर को चेंज होने में। विदाउट द एटमॉस्फेयर आवर अर्थ वुड हैव बीन बैरन लाइक टू अदर प्लैनेट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा, तो हमारी अर्थ भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह ही बैरन दिखाई देगी, अर्थात बंजर दिखाई देगी।
क्योंकि अदर प्लैनेट्स पर लाइफ नहीं है ना बेटा, हमने पढ़ा है पहले छोटी छोटी क्लासेस में। इसलिए ये जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, वो ही लाइफ गिविंग प्लैनेट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसमें बायोस्फीयर और इकोसिस्टम रीड करते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट कर लेते हैं आज हम इस चैप्टर को। और अब फिर 4th नंबर पे आता है हमारा बायोस्फीयर। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कॉन्टैक्ट ईच अदर। लाइफ केवल उसी जोन पर होती है जहाँ पर हमें लैंड भी मिले, वाटर भी मिले और एयर भी मिले, एक दूसरे से इनका कांटेक्ट हो। दिस डोमेन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ऐसा डोमेन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। एंड दिस मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और बायोस्फीयर ही हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट के रूप में दर्शाता है। लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो ओनली बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑन द बायोस्फीयर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं बायोस्फीयर के अंदर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक है ना। द एंटायर बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट जोन एंड ईच जोन हैज इट्स ओन फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारे बायोस्फीयर में, पूरे बायोस्फीयर में कई तरह के अलग अलग जोन हैं और हर जोन में एक अपना फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। प्लांट एंड एनिमल लाइफ, दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर में जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स लाइफ है वो क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम कहलाते हैं हमारे बायोस्फीयर के। सेवरल को इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। कई प्रकार के इकोसिस्टम हमारे बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड आल्सो इंटरेक्ट विद द अबायोटिक एनवायरनमेंट। जितने भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो इकोसिस्टम में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब इकोसिस्टम क्या है? All organisms, whether belonging to the plant or animal kingdom, interact with each other and are interdependent on one another. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बायोस्फीयर में, जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। They also interact with their physical environment. The complex system of interaction between the organism and their physical environment in a particular area is referred to as an ecosystem. जिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं वो पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है? उनका इकोसिस्टम कहलाता है। The size of the ecosystem varies greatly. It can be as large as the rainforest, grassland, deserts, lakes, rivers or as small as a pond. हमारे इकोसिस्टम की जो वेराइज है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इकोसिस्टम का। ये रेन फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, ग्रास लैंड्स भी हो सकते हैं, डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, लैक्स भी, रिवर्स भी और बहुत छोटे स्मॉल पॉन्ड्स भी हो सकते हैं। A typical pond ecosystem contains fish, frogs, algae, water lilies and other species that live in around. और जो एक छोटा सा पॉन्ड होता है वो भी एक इकोसिस्टम का उदाहरण है जिसमें कि कई तरह की फिशेस, फ्रॉग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा लाइव करते हैं। तो ये हमारा इकोसिस्टम होता है। The pond, most of the ecosystem are complex and contain thousands of increasing species. These species interact with each other and also with the abiotic environment. और ऐसे छोटे छोटे ponds में भी कई तरह के complex contain थाउजेंड ऑफ इंटरेक्ट स्पेसीज होती हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। दीज स्पेसीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो विद द अबायोटिक एनवायरनमेंट, और अबायोटिक एनवायरनमेंट बनाती है। ओके अब हम आते हैं लास्ट में ह्यूमन एनवायरनमेंट पे।
ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स ब्रिंग चेंज इन द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग्स जो होती हैं, जो मानव जाति होती है, वो एनवायरनमेंट में अपने हिसाब से चेंज करती रहती है। इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन लेड अ सिंपल लाइफ एंड अडेप्टेड देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। पुराने समय में जो लोग होते थे वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से, प्राकृतिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेते थे। The adaptation enabled the human brain to continue to grow and learn new ways to use the changes environment. जैसे जैसे अडेप्टेशन इनेबल हुआ, ह्यूमन ब्रेन विकसित हुआ और कंटिन्यू ग्रो करता गया, डेवलपमेंट होता गया ह्यूमन ब्रेन का, तो नए नए तरीके वो सीखने लगा और अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उसने फसलों को बोना सीखा। लाइव सेटल्ड लाइफ जीना सीखा। एक टाइम टेबल, टाइम ट्रेड के हिसाब से उसने कॉमर्स को भी बढ़ाया, अपने ट्रेड को भी बढ़ाया, विकसित किया। न्यू इंडस्ट्रीज वर सेटअप, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप की मनुष्य ने। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल्सो डेवलप्ड, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हुआ। टू फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स ह्यूमन बिल्ट न्यू बिल्डिंग, और इन सभी ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते करते ह्यूमन ने नई नई बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, पार्क्स बनाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दिस चेंज द एनवायरनमेंट इन विच वी लाइव। इस तरह से जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, जिसमें कि आज हम रह रहे हैं। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट किया ह्यूमन एनवायरनमेंट का। तो आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर हमारा। कितने तरह के हमने एनवायरनमेंट रीड किया है? नेचुरल एनवायरनमेंट रीड किया, ठीक है, जिसमें हमने 4 डोमेन्स पढ़े, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। उसके बाद हमने इकोसिस्टम रीड किया और लास्ट में हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट रीड किया। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। ओके।